Success Mantra. We shape future. Hello students and welcome to Success Mantra. My name is Ankit Sharma and I welcome all of you in this very important session for the CUET PG and other similar entrance examinations. And the topic for today, as you can see, is puzzles. तो आज के टॉपिक में हम puzzles के बारे में जानेंगे कि क्या वेरियस टाइप्स ऑफ पजल्स हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसका लेवल क्या हो सकता है आपके एग्जाम में। आज हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखते हैं दैट व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पजल्स। तो पजल्स के ये टाइप्स हैं। नंबर 1 इज द शेड्यूलिंग पजल। शेड्यूलिंग पजल एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम शेड्यूल बनाते हैं। कैसे, वो भी आपको समझ में आएगा। सेकंड वन इज द टैबुलेशन पजल, इसमें हम टेबल बनाते हैं, इसका भी क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट वन इज द फ्लोर बेस्ड पजल, जिसमें फ्लोर्स होंगी एक के ऊपर एक और उसमें कुछ लोग रह रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज द बॉक्स बेस्ड पजल, जहां बॉक्सेस एक के ऊपर एक स्टैक में रखे होंगे। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज द मिसलेनियस पजल, इसमें भी हम एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत पॉपुलर है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। देखो, इस टॉपिक का बेस्ट पार्ट ये है कि यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, देयर इज नो रूल, यू जस्ट हैव टू रीड द थिंग्स, अंडरस्टैंड इट एंड यू जस्ट हैव टू डू द थिंग्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड। जो कहा गया वो कर दो। कैसे, आइए देखते हैं। सो नाउ we will start exactly in the same manner. पहले हम scheduling based puzzle करेंगे, then tabulation, then floor, then box, and then finally the miscellaneous puzzle. Here we go. तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो. Just go through this particular question. The question is telling that 5 persons A, B, C, D and E, 5 लोग जिनका नाम A, B, C, D and E है, they attend a crash course for CUET 2024 scheduled in different months. और वो मंथ्स क्या है वो भी गिवन है। तो 5 लोगों को एक क्रैश कोर्स अटेंड करना है और 5 महीने जो गिवन है वो गिवन है आपको फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। सो एटलीस्ट यू आर वेल अवेयर अबाउट द क्रोनोलॉजी ऑफ मंथ्स। यही शेड्यूलिंग पजल की खासियत है। शेड्यूलिंग पजल में या तो आपको मंथ्स दिए होंगे जिनकी आपको क्रोनोलॉजी पता है, या डेज दिए होंगे उनकी क्रोनोलॉजी पता है ना, या डेट्स दिए जा सकते हैं 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, उनकी भी क्रोनोलॉजी पता है। तो जिसकी क्रोनोलॉजी पता है ना उसको हम बेस कहते हैं। पहले वो लिख लो और उसके अकॉर्डिंगली बाकी चीजों को हम अरेंज करेंगे। सो यहाँ पे जो मंथ्स की क्रोनोलॉजी हमको पता है दैट द मंथ्स आर फेब, तो मैं शॉर्ट में यहाँ पे फरवरी लिख ले रहा हूँ। देन इट इज जुलाई, सो जुलाई। देन आफ्टर इट इज अगस्त, सो अगस्त। Then after February, July, August, it is September, so September, and then August, then October, so October. तो हमने ये सभी months लिख दिए। अब समझो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। Just read the question very carefully and then you will get to know the things. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 लोग हैं A, B, C, D, E, उनको CUET, UG या PG जो भी हो सकता है 2024 के लिए क्रैश कोर्स अटेंड करना है। एंड वो क्रैश कोर्स अलग अलग महीने में है, फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये क्यों कहा गया है? मंथ्स का ऑर्डर तो वही है, मंथ्स का ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते, फरवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यही है। बट ये जो लोग क्रैश कोर्स अटेंड कर रहे हैं ABCD, इट इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर कि आप A देन B देन C देन D देन E करो, उसके लिए कहा गया है। तो अब क्या होगा, ध्यान से पढ़ो। The course for B is scheduled in a month having less than 31 days. B का क्रैश कोर्स एक ऐसे मंथ में होना है जिसमें लेस देन 31 डेज है। तो आपको इस चीज का अच्छे से पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि फरवरी में 28 और 29 डेज आर देयर, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। अब इस टाइप में ना कई सारे केसेस बन सकते हैं। तो 1 केस, 2 केस, 3 केस मैंने जगह बना दी है। लेट अस सी हाउ मेनी केसेस वी रिक्वायर। तो अभी जो मैंने बनाया है ना इसको कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन, जो इनिशियल फ्यू लाइंस से क्लियर हो जाती है। अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। द कोर्स फॉर बी इज शेड्यूल्ड इन अ मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। लेस देन 31 डेज या तो फरवरी हो सकता है या यहां पर एक सितंबर भी हो सकता है, ये दोनों सही है अभी तो।
अब आगे देखो, दोनों केसेस को साथ में लेके चलो। आगे कहा जा रहा है ई अटेंड्स द कोर्स आफ्टर सी, ई अटेंड्स द कोर्स after C, but after does not necessarily means just after or immediately after. It may or may not mean that. All right, it may or may not mean that. Now आगे एक चीज और भी है, A attends the course after C, C who attends the course in the month having 31 days. तो C का कोर्स एक ऐसे मंथ में है जिसमें 31 डेज है, बट C के जस्ट बाद E है या कहीं बाद में E है, ये अभी क्लियर नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, डी अटेंड्स द कोर्स इन अक्टूबर, तो सिंस डी अटेंड्स द कोर्स इन अक्टूबर, डी को हमने यहां कर दिया, फाइन। एंड देन ए अटेंड्स द कोर्स इन द मंथ हैविंग लेस देन 30 days. Less than 30 days is only possible in February, so A attends the course in the month having less than 30 days, which is only possible in February, so this case is eliminated. And then less than 30 days February is only possible over here. And then C 31 days के बाद E का क्रैश कोर्स है, तो अब एक ही रास्ता है, देयर इज ओनली वन वे आउट, दैट C का क्रैश कोर्स एक 31 डेज मंथ में है और उसके बाद E है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। द रेस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ द क्रैश कोर्सेज आर एज फॉलोइंग A, C, E, B and D. दैट्स इट, इट्स डन एंड नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो जो पहला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन हो गया तब तो आप इजिली पांचों क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये चीज हमेशा याद रखना, शेड्यूलिंग पजल में आपको एक फिक्स क्रोनोलॉजी कुछ चीजों की पता होगी, या तो वो मंथ्स हो सकते हैं, या डेज हो सकते हैं, या डेट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, कीप दैट इन माइंड। तब चलिए शुरू करते हैं इसके सब क्वेश्चन। सो हियर वी गो। अब इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या कहा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स द कोर्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कौन पर्सन कोर्स अटेंड करता है, तो आप देख सकते हो जुलाई में सी अटेंड करता है, तो आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर सी। सो देयरफॉर दैट इज द राइट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स द कोर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो सितंबर में कौन अटेंड करता है, इट्स बी, गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, who among the following attends the course in the month of August? In the month of August, E is the one who is attending, so answer is option number A, that is E. Then which of the following statement is true? कौन सा true है, तो C attends the course first, नहीं। C attends the course in July, yes। C attends the course in July, absolutely yes, option B is the answer। बाकी तो गलत ही है। B attends the course before ही नहीं है, after ही है, and C attends the course after भी नहीं है, C attends the course somewhere before B है, so that is how you will move ahead। और देखो, odd one out, odd one out, तीन इनमें एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, जो थोड़ा सा अलग है वो आंसर है। तो आप ये देखो, A के बाद जुलाई, आप ये देखो ऑप्शन बी, बी के बाद अक्टूबर, ऑप्शन सी, सी के बाद अगस्त, बट ऑप्शन डी देखो, डी के बाद तो हो ही नहीं सकता, डी के एक और पीछे अगस्त, तो डी बाकियों से अलग है, डी बाकियों से अलग है और इसलिए वो आंसर है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सो दिस वाज द शेड्यूलिंग पजल, जिसकी खासियत थी कि आपको किसी एक चीज का क्रोनोलॉजी, क्रम पता होगा। टैबुलेशन पजल जो अब हम करने जा रहे हैं उसमें ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें जरूरी नहीं है कि आपको किसी का बेस पता होगा। उसमें ऐसा होगा कि 5 फ्रेंड्स हैं, उनको 5 कलर्स पसंद हैं, तो आप या तो पांचों फ्रेंड का नाम पहले लिख लो, उसके हिसाब से कलर्स अरेंज करते जाओ, या उल्टा कर लो, पहले कलर्स के नाम लिख लो, उसके हिसाब से पर्सन्स के नाम लगाते जाओ। इसमें आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हेंस द नेम इज टैबुलेशन पजल। तो चलिए शुरू करते हैं टैबुलेशन पजल। सो जस्ट गो थ्रू इट, पहले आप इसको जरा पढ़ लो। Okay, the first para talks about the basic structure of the question कि A, B, C, D and E are presidents coming from different countries, India, Singapore, Nepal, Sri Lanka and Bangladesh, not necessarily in the same order. They have different cars, Porsche, Audi, Mercedes, Tata, Maruti, but not necessarily in the same order. तो अब आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। एक तरफ आपको लिखना होगा प्रेसिडेंट, ठीक है, then they are coming from which countries ये लिखना होगा, and they are having which cars ये लिखना होगा। आप कुछ भी और कर सकते हो, जैसे मैंने बेस बना दिया प्रेसिडेंट्स को A B C D E। अब सिंस मैंने बेस बना दिया प्रेसिडेंट्स को A B C D E, तो अब मैं अरेंज करूंगा कि ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं एंड इनके पास कौन सी कारें हैं, ये अब मैं अरेंज करूंगा। अब ये आप उल्टा भी कर सकते हो, आप पहले कंट्रीज के नेम्स लिख लो, उसके हिसाब से
प्रेसिडेंट एंड कार्स लिख लेना, या आप ये भी कर सकते हो कि आप बेस पे कार रख लो, उसके हिसाब से आप प्रेसिडेंट एंड कंट्री कर लेना। इट्स टोटली योर कॉल। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसी ऑर्डर में करो, आप उल्टा भी कर सकते हो। जहां से हिंट मिल जाए, जहां से क्लू मिल जाए, उसको यूज कर लो। जो डायरेक्ट क्लू मिले उसको अंदर यूज कर लो, जो इनडायरेक्ट क्लू मिले उसको बाहर रफ में, शॉर्ट में लिख लो। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। पॉइंट 5 क्लियर है। ए's कार इज टाटा एंड ईज इज मारुति। तो ए की जो कार है दैट इज टाटा एंड ई की जो कार है दैट इज मारुति। पॉइंट 5 is done. Point 4 is the president from Nepal has Maruti car. The president from Nepal has the Maruti car. ये भी हो गया। Again a direct line. B comes from Sri Lanka and D from India. So B is the president from Sri Lanka because it is written that B comes from Sri Lanka and D from India. तो ये भी हो गया। Then the president from Bangladesh has the Porsche car. बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के पास पॉश कार है। अब आप बताओ, यहां पे बांग्लादेश कर नहीं सकते, यहां बांग्लादेश कर नहीं सकते, यहां बांग्लादेश एंड पॉश कार दोनों अरेंज कर सकते हो, बट यहां बांग्लादेश नहीं कर सकते। और यहां अगर आप बांग्लादेश करने जाओगे तो बांग्लादेश तो कर लोगे, बट अकॉर्डिंगली पॉश कार आप नहीं अरेंज कर पाओगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो देयर इज ओनली वन वे आउट कि बांग्लादेश एंड द पॉश कार, द प्रेसिडेंट फ्रॉम बांग्लादेश हैज द पॉश कार। डन। अब एक बात बताओ, फर्स्ट पॉइंट, अब ये तो आपको क्लियर है ना कि यहां पे कौन सी कंट्री आ सकती है, कौन सी कंट्री आ सकती है। देखो, आप देखो, इंडिया हैज ऑलरेडी कम, सिंगापुर इज लेफ्ट आउट, सिंगापुर इज लेफ्ट आउट, तो यहां पे सिंगापुर, यहां पर सिंगापुर, सो इवन दैट इज डन। तो सारी कंट्रीज आ गई। अब कार्स की बात कर लेते हैं। द प्रेसिडेंट हु लाइक्स मर्सिडीज डज नॉट कम फ्रॉम इंडिया। जिस प्रेसिडेंट को मर्सिडीज पसंद है वो इंडिया का नहीं है। तो अब इंडिया का नहीं है, तो द प्रेसिडेंट हु लाइक मर्सिडीज डज नॉट कम फ्रॉम इंडिया। तो अगर इंडिया का नहीं है, द इंडियन प्रेसिडेंट डज नॉट लाइक मर्सिडीज कार, तो मर्सिडीज कार को एक ही जगह आप रख सकते थे। सो द मर्सिडीज कार विल बी हियर। And now the only brand which is left out is, you can go through it, Audi. Porsche has come, Audi was remaining, Audi we have arranged, rest all have been accommodated, Mercedes, Tata and Maruti, hence done. तब हमारे पास पांचों पर्सन्स आ गए जो प्रेसिडेंट्स हैं, सेकंड किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, कौन सी कंपनी की कार है, सब कुछ पता चल गया। और एक बार जब पता चल गया, इट्स डन। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन पर। नाउ वी हैव नथिंग टू वेट अबाउट एंड हियर वी गो। चलिए देखिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब जब एक बार आपने ये कर लिया तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द प्रेसिडेंट हैज मर्सिडीज कार। तो मर्सिडीज कार, द मर्सिडीज कार इज विथ बी फ्रॉम श्रीलंका। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हैविंग बी। नेक्स्ट, which country belongs to the one who owns Audi car? Audi car belongs to the Indian president, hence option D, Indian president is the answer. Next, which of the following is the car that is used by president from Singapore? The Tata car. So once you have solved, you can see an answer. Next, which president has Audi car? The Indian president D. The Indian president D has the Audi car. All right, D. But yes, obviously D is given in option C, so you have to mark option number C. And then, which of the following country does C belong to? You can clearly see C belongs to Bangladesh, and therefore the correct answer is option number C, Bangladesh. Such a simple topic, so easy. I hope it is very clear. Fine. Let us move ahead. Let us move ahead. Let us solve now a question of floor-based puzzle. In floor-based puzzle, the people would be living one above the other in a floor. To make you understand that in a much better manner, let us go through this. So I request all of you to first go through this very quickly, and thereafter obviously we will begin. The question goes on to say that 8 people, 8 to H, are living in a 8-story building. So the building has 8 stories. All right. The ground floor is numbered as 1. Point to be noted. The ground floor is numbered as 1, and so on till the top floor is numbered 8. Now that means that 8 floors
and in each floor one person is living, because the question says 8 persons A to H, count A B C D E F G H, 8 persons A to H are living in a 8-story building. The ground floor is numbered 1 and so on till the top floor is numbered 8. All right, so now let me draw this. All right, let me draw this. Just a second. So, as all of you are aware that the ground floor is numbered 1, the floor above that is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 8. So now let me draw this. मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. तो सबसे पहले 8 फ्लोर था, उसके नीचे 7, उसके नीचे 6, then 5, then 4, then 3, then 2 and then 1. So these are the 8 floors, okay? And now let me just draw it completely. तो क्वेश्चन ने भी तो यही कहा था. क्या कहा था क्वेश्चन ने? 8 people A to H, they are living in a 8-story building, ground floor is 1, the one above that is 2. ये मैं क्यों कह रहा हूं? Because it is telling the ground floor is numbered as 1 and so on, यानी इसी तरह से आगे चलेगा till the top floor is numbered 8. अब इसमें ना अलग अलग केसेस बन सकते हैं, तो बिकॉज अलग अलग केसेस बन सकते हैं तो मैं उनको ड्रॉ कर रहा हूं. आई एम ड्रॉइंग दोज डिफरेंट केसेस विच आर पॉसिबल. एंड नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अब क्वेश्चन ने ये जो फर्स्ट फ्यू लाइंस होती हैं या जो जनरली फर्स्ट पैरा होता है, इट इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन. कितने फ्लोर्स हैं, कितने लोग रह रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब यहां पे देखो क्या कहा गया है. ओनली, केवल 3 people लिव बिलो एफ. ओनली 3 people लिव बिलो एफ का मतलब एफ इज ओवर हियर. एंड टेक वन मोर केस, बिकॉज 1, 2 and 3 ओनली 3 people लिव बिलो एफ. आगे ओनली 3 people लिव बिलो एफ के बाद B lives on an even numbered floor above F. B lives on an even numbered floor above F का मतलब even number floor above F 8 भी हो सकता है, even number floor above F 6 भी हो सकता है. दोनों पॉसिबल है, both are possible. Now B lives on an even numbered floor above F के बाद there are, या ऐसे पढ़ लो, 3 people live between F and D. There are 3 people between F and D. 3 people between F and D. 1, 2 and 3 D तो हो नहीं सकता इधर, और यहाँ पे 1, 2 and 3 D हो नहीं सकता. तो 3 people between F and D, 1, 2 and 3 D इधर भी नहीं हो सकता, 1, 2 and 3 D इधर भी नहीं हो सकता. तो ये केस पॉसिबल नहीं है. बट यहाँ पे 3 people between F and D हो सकता है. 1, 2 and 3 D इधर नहीं हो सकता, बट 1, 2 and 3 D इधर तो हो ही सकता है. सो 3 people live between F and D हो गया. आगे 3 people live between F and D के बाद G does not live near to B. G does not live near to B. If G does not live near to B, that means G cannot be at this place. G cannot be at this place. Near का मतलब जस्ट ऊपर नहीं हो सकता, जस्ट नीचे नहीं हो सकता, ना ऊपर ना नीचे. All right, आगे फिर जब ये आपने पढ़ लिया that G does not live near to B, आगे देखो A lives below F but not on the ground floor. A lives below F. A lives below F but not on the ground floor का मतलब A इन दोनों में से किसी जगह पर है. All right, अब और ध्यान से देखो, E lives below H. E lives below H. अब H तो हमें पता नहीं है, तो E lives below H. अब below का मतलब कोई जरूरी नहीं कि जस्ट below हो, somewhere below भी हो सकता है. तो E lives below H, ये भी हो गया. आगे पढ़ो, C lives on an even numbered floor. C lives on an even numbered floor. Even numbered floor 8 था, that is occupied. 6 था occupied, 4 था occupied. तो अब सेकंड ही हो सकता है, तो ये हो गया C. That C lives on an even numbered floor कर दिया. अब ये बताओ G की बात करो, G को कहाँ रखोगे? और उससे भी पहले A की बात कर लो. A यहाँ पर या यहाँ पे था, because A lives below F but not on the ground floor. A lives below F but not on the ground floor. तो अब एक ही रास्ता था, यहाँ होगा. अच्छा, अब G को यहाँ मना हो गया क्योंकि G B का नेबर नहीं था, ना जस्ट ऊपर ना जस्ट नीचे, ना जस्ट ऊपर ना जस्ट नीचे का मतलब G अब केवल यहाँ हो सकता है. ऑलराइट, एंड देन एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैव अ लुक एट दिस. H के नीचे E है. अब अगर H के नीचे E है तो अब एक ही रास्ता बचा, दिस वन. एंड देयरफॉर DHBE FACG, DHBE FACG, डन. एज सिंपल एज दैट. अगर आप 5 सिंगल क्वेश्चन करोगे ना,
तो उसमें टाइम ज्यादा ही लगेगा इन कंपैरिजन टू दिस, जहां पे 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन खत्म, अगले 1 मिनट में सबका आंसर. तो DHB FACG. एंड नाउ लेट अस मूव टू द सब क्वेश्चंस. ऑलराइट, अब यहां पे देखो आप, जब आप यहां पे देखोगे तो क्या हो रहा है, जस्ट रीड द क्वेश्चन. हु लिव्स ऑन द 5th फ्लोर? 5th फ्लोर पर E है, E का मतलब ऑप्शन नंबर D. ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ऑफ देम लिव अबव C? अबव C तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6. सो अबव C आर 6 पीपल. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज 6. नेक्स्ट देखो, हु लिव्स जस्ट अबव B? जस्ट अबव B, तो जस्ट अबव B तो H है, H है, तो ऑप्शन नंबर D, दैट इज H. नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ देम लिव बिटवीन D एंड A? बिटवीन D एंड A कितने हैं? 1 2 3 और 4, 4 लोग हैं, तो हेंस ऑप्शन नंबर D, दैट इज 4. एंड सिमिलरली फाइंड द ऑड वन आउट. ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, H जो है, H lives on an odd numbered floor 7. G lives again on an odd number floor 1. C lives on an even number floor 2, and A again lives on an odd number floor 3. So I hope it is sufficient to make you understand that what is the answer and why it is the answer. All right, I hope it is very clear. So this is again done, and now let us come to the next variety of puzzle known as the box puzzle. In the box puzzle, as the name suggests, the boxes are arranged in a stack one above the other. Since boxes are arranged in a stack one above the other, let us check, let us see. Now go through it. The initial few lines talk about the basic structure of the question, which is that 7 boxes, the names have been given in front of you, they are arranged one above the other. So 7 boxes are arranged one above the other. So let me make the space accordingly. So if I make the space accordingly, let us see. 1 2 3 4 5 6 and 7. Now, so this is the one. So the question says that 7 boxes, okay, names have been given, they're arranged one above the other. This is the basic structure of the question. Now rest we have to understand it and now execute the things which are given thereafter. The question is further telling you only 2 boxes are placed above R. Only 2 boxes. Only 2 boxes are placed above R. का मतलब R को आप यहाँ रखोगे. Only 2 boxes are placed above R. एक केस और ले सकते हो, ठीक है, 2 केस लेके चला करो. अब आगे ये कहा जा रहा है only 1 box is placed between U and R. Only 1 box between U and R का मतलब U can be above R और U can be below R. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अब आगे क्या कहा जा रहा है? As many boxes are placed between U and T as between T and Q. As many boxes are placed between U and T as between T and Q. यानी जितने boxes U and T के बीच में हैं उतने ही boxes T and Q के बीच में हैं. यानी T is exactly between U and Q. T is exactly between U and Q. तभी तो ये हो सकता है कि जितने boxes U and T के बीच में हैं उतने ही Q and T के बीच में. Otherwise it is not possible. So as many boxes are placed between U and T as between T and Q. और आगे पढ़िए, 3 boxes are placed between W and E. 3 boxes are placed between W and E. W is placed above E. W is placed above E, and 1, 2 and 3 boxes are placed between W and E. So 3 boxes between W and E, W is placed above E. Now utilize this information. Utilize this information, guys. And how we will utilize this? Now let us see. What is the question telling? Between W and E. So if I place W over here, then 1, 2 and 3, E can be here. Fine. But now if I place W over here, then 1, 2 and 3, E over here is not possible. Now if I place W over here, 1, 2 and 3, E cannot be here. Next, in this case, if I place W over here, then 1, 2 and 3, E is not possible. But if we place W over here, then 1, 2 and 3 is fine. If I bring W downward, that means over here. If we bring W downward, that means over here, then 1, 2 and 3 is not possible. तो इसीलिए this is done. अब एक बात बताओ. Now the question is almost
अंडर कंट्रोल, टी जो है वो बिल्कुल यू और क्यू के बीच में है, टी बिल्कुल यू और क्यू के बीच में है। तो आप देखो, अगर आपने टी को यहां रख दिया तो टी एंड यू के बीच में दो बॉक्सेस हैं, तो टी एंड क्यू के बीच में भी दो बॉक्सेस, ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, और कोई तरीका यहाँ नहीं है। और यहाँ पर टी और यू और क्यू के बीच में कैसे करोगे, आप टी को अगर यहाँ करोगे, अगर टी को यहाँ करोगे तो अब यू यहाँ है तो क्यू यहाँ होना चाहिए था, वो पॉसिबल नहीं है। आप टी को यहाँ करोगे तो टी तो यू और क्यू के बीचों बीच है, तो क्यू को और ऊपर तो कर नहीं सकते, और अगर टी को यहाँ करोगे तो टी और यू के बीच में एक बॉक्स है, तो टी और क्यू के बीच में भी एक बॉक्स होना चाहिए। दैट मीन्स कुल मिलाकर हमें यह सोचना था कि टी इज एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड क्यू। तो इस केस में तो हम कर सकते थे कि टी को यहां रख दें तो यू इधर है, क्यू इधर है, बट इस केस में आप कहां करोगे, टी को यहां करोगे तो टी इज एग्जैक्टली बिटवीन यू एंड क्यू नहीं हो सकता, क्योंकि टी बीच में होगा, एक तरफ यू एक तरफ क्यू, एक तरफ यू एक तरफ क्यू, वो यहां भी नहीं हो सकता। टी को यहां रखोगे तो बीचों बीच यू और क्यू के नहीं होगा, ना यहां होगा। सो दिस केस इज एलिमिनेटेड, एज सिंपल एज दैट। अब बचा क्या, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई एंड यू, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई एंड यू, तो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई एंड यू हो गया, because only one place is left out, and now that will be occupied by the one who is left, that will be occupied by the one who is left, and hence this is the arrangement। आप arrangement देख लीजिए, u w r t y e q, u w r t y e q, ऑलराइट। एंड एक बार जब आपने ये सॉल्व कर लिया है तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। u w r t y e n q आप देख लीजिए, एंड नाउ जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन। How many numbers or how many number of boxes are placed between U and T? U and T के बीच में दो boxes हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, that is 2. Then which of the following is true or correct regarding box W? 3 boxes are placed between T and W? Absolutely not. There is not 3 boxes. Then box W is placed below T? No, W is placed above T. Box W is placed at the top? Obviously not. Only one box is placed above W? Yes. Only one box is placed above W? Yes. Okay. So I hope it is very clear. Only one box is placed above W? Yes. You can see only one box is placed above W. So that is right. Option number D is the correct one. ये सही है. Next देखिए. Which box is placed at the top? At the top, the topmost box is U. Option number A, that is U. Next, which box is placed immediately above T? Immediately above T. Immediately above T is R. So answer is option number B. That is R. All right. Next, how many boxes are placed in between Y and Q? In between Y and Q कितने box हैं? In between Y and Q तो एक ही box है. One single box. Answer is option number B. So just imagine you don't have to mug up anything. ना आपको कुछ रटना है, ना कुछ याद करना है, केवल और केवल आपको इतना करना है कि जो बोला जा रहा है उसको समझिए एंड इंप्लीमेंट करिए, समझिए एंड इंप्लीमेंट करिए। दैट्स इट, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, दैट्स इट। अभी हम लोगों ने 4 टाइप के पजल्स किए हैं। पहला था शेड्यूलिंग पजल। शेड्यूलिंग पजल जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपको क्रोनोलॉजी पता होती है, चाहे वो डेट्स हों या डेज हों या मंथ्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना होता है। टैबुलेशन पजल में क्रोनोलॉजी नहीं होती। 4 लोग 4 जगह जा रहे हैं तो आप पहले लोगों के नाम लिख लो, उसके हिसाब से जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वो अरेंज कर लो, या उल्टा कर लो, पहले डेस्टिनेशंस का नाम लिख लो, उसके अकॉर्डिंगली जो लोग जा रहे हैं उन लोगों को अरेंज कर लो। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है टैबुलेशन पजल में। फ्लोर एंड बॉक्स एक जैसे हैं, जिस तरह से शेड्यूलिंग एंड टेबुलर एक जैसे हैं, ठीक उसी तरह से फ्लोर एंड बॉक्स भी एक जैसे हैं। फ्लोर पजल में लोग एक दूसरे के ऊपर अलग अलग फ्लोर्स में रहते हैं, बॉक्स भी एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स में अरेंज्ड होते हैं, सिमिलर है। बट इन चारों वैरायटी में शेड्यूलिंग, टेबुलेशन, फ्लोर एंड बॉक्स, एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? आपको सारी मेहनत डायग्राम बनाने में करनी है। एक बार अगर आपने डायग्राम बना लिया तब तो बना लिया, अब उसके बाद आपको किसी भी सब क्वेश्चन में अलग से ज्यादा मेहनत नहीं करनी, केवल पढ़ना है, आंसर करना है, पढ़ना आंसर करना, दैट्स इट। बट अब आता है लास्ट में एक ऐसा टाइप जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस टाइप। मैंने आज आपको 5 टाइप्स ऑफ पजल दिखाए थे। शेड्यूलिंग कर लिया, देख लिया, टैबुलेशन देख लिया, फ्लोर पजल देख लिया, बॉक्स बेस्ड पजल भी देख लिया। अब आता है मिसलेनियस पजल। मिसलेनियस पजल में एक डायग्राम नहीं बनेगा,
ठीक है, एक सिंगल डायग्राम नहीं बनेगा। इनफैक्ट यहां हर एक सब क्वेश्चन पर अलग से मेहनत करनी है, हर एक सब क्वेश्चन पर अलग से मेहनत करनी होगी, वन बाय वन। तो यहां पर कोई एक डायग्राम नहीं बनेगा। बस मैं इसका आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि यहां पे हो क्या रहा है। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि 5 schools of Darbhanga, Darbhanga is the place in Bihar, 5 schools of Darbhanga are to be selected for the parade of Independence Day in Delhi amongst 5 primary schools। तो कुछ प्राइमरी स्कूल्स है, ठीक है, इतना आपको लिखना नहीं है, बट मैं आपको बस समझा दे रहा हूं कि 5 प्राइमरी स्कूल्स है जिनका नाम है PQRST, PQRST, and then 4 secondary schools are there, 4 secondary schools are there, और इसका नाम है DEFG। 5 primary schools are there PQRST and 4 secondary schools are there DEFG। ऑल राइट, आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब इन 5 प्राइमरी एंड 4 सेकेंडरी स्कूल्स में से, इन 5 प्राइमरी और 4 सेकेंडरी स्कूल्स में से आपको 5 स्कूल सेलेक्ट करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्यों सेलेक्ट करने हैं? फॉर अ परेड एट इंडिपेंडेंस डे। बट उसमें कुछ सब्जेक्ट टू कंडीशंस गिवन है। पहला, आर एंड टी स्कूल मस्ट गो टुगेदर। इसका मतलब यह है कि जाएंगे तो दोनों ही साथ जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं साथ जाएगा। ये बात सुन लीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आर एंड टी स्कूल मस्ट गो टुगेदर, मतलब अगर आर गया तो टी भी जाएगा, और आर नहीं गया तो टी भी नहीं जाएगा। देन एफ स्कूल विल नॉट गो विथ क्यू स्कूल। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एफ स्कूल के साथ क्यू स्कूल नहीं जा सकता। थर्ड, पी एंड जी स्कूल विल गो टुगेदर। दिस इज सिमिलर टू द फर्स्ट पॉइंट कि अगर पी गया तो जी भी जाएगा, और पी नहीं तो जी भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, एस स्कूल विल नॉट गो विथ ई स्कूल। एस स्कूल विल नॉट गो विथ ई स्कूल। एस स्कूल नहीं जाएगा ई स्कूल के साथ। एंड फाइनली डी स्कूल विल नॉट गो विथ एफ स्कूल। डी स्कूल विल नॉट गो विथ एफ स्कूल। यह भी आपको माइंड में रखना है, डी स्कूल विल नॉट गो विथ एफ स्कूल, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। समझ में आ रही है बात आपको? और अब यही जो डेटा है ना, इससे के हिसाब से हमको सॉल्व करना है। आपको अलग से कोई डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम बनेगा भी नहीं। जो ऑप्शंस गिवन है ना, उसको आप देखो, इवैल्यूएट करो, क्रॉस एग्जामिनेशन करो, तो टू मेक यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर, ठीक है। आइए आगे आते हैं एंड अब आपको चीजें समझाते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस। अब आप ध्यान से देखिए, इन चीजों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सो हियर वी गो। अब ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ये क्वेश्चन है। अब जरा इस क्वेश्चन को आप देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा कि इफ 2 schools are secondary and 1 of the primary school is S, 2 schools are secondary and 1 of the primary school is S, then rest of the selected schools excluding S are, excluding S। तो यानी 5 स्कूल सेलेक्ट करने थे ना, 5, उनमें से एक तो S ही है, एक तो उनमें से S है, तो लिख लो S को, लिख लो S को। अब आपको देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन, पूरा कॉम्बिनेशन देखो सेलेक्ट किया जा सकता है। आपको खुद से आंसर नहीं निकालना है, जो दिया है उसमें से देखो। आर और टी दोनों एक साथ होने चाहिए, यानी जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे या कोई नहीं जाएगा। तो यहां तो आर एंड टी में से कोई नहीं है, कोई बात नहीं, यहां दोनों ही एक साथ हैं। यहां पर कोई नहीं है, बट यहां पर आर है बट टी नहीं है, तो इसीलिए एलिमिनेटेड गया। दूसरा, एफ एंड क्यू कैन नेवर बी टुगेदर। एफ एंड क्यू कैन नेवर बी टुगेदर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, पी एंड जी या तो साथ ही जाएंगे या तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर पी है तो जी भी है, और यहां पी नहीं तो जी भी नहीं, तो ठीक है। इस ऑप्शन के बेसिस पे हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए। एस स्कूल विल नॉट गो विथ ई स्कूल, कहीं पर भी एस स्कूल अलोंग विथ ई स्कूल नहीं है, तो इसके बेसिस पे भी हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए। एंड देन डी स्कूल विल नॉट गो विथ एफ स्कूल, सो सिंस डी विल नॉट गो विथ एफ, इवन दिस इज गॉन। सो नाउ टेल मी गाइस, व्हाट इज लेफ्ट? क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, वही आंसर है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इस तरह से आपको अलग से कुछ नहीं डायग्राम बनाना है, हर एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको बढ़ना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो अब जरा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको समझो। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन इट इज द सिमिलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है, if P and R schools are selected for Delhi, if P and R are selected for Delhi, just mention P and R together. Just kindly mention P and R together. So now total 5 schools are there. Again total 5 schools are there. 5 स्कूल आ गए। अब आप देखो यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या क्या है, ध्यान से पढ़ो नहीं तो गड़बड़ी होगी। If P and R schools are selected for Delhi, then the other schools which are not selected, कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट नहीं होगा, पूरा कॉम्बिनेशन देखना है, कॉम्बिनेशन। अब आप एक एक करके फिर से वही काम करो, चेक करो आर एंड टी या तो साथ ही होंगे या नहीं होंगे। तो आर एंड टी साथ ही हैं, तो इसके बेसिस पे हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए। एफ और क्यू साथ नहीं जा सकते, कहीं पर एफ एंड क्यू साथ नहीं है तो कोई बात नहीं। पी एंड जी जहां भी होंगे साथ होंगे, तो यहां पर P है बट G भी है, तो ठीक है। P है तो G भी है, P है बट G नहीं है, P है बट G नहीं है, यहां पर P है तो G भी है। S E के साथ नहीं जा रहा तो कहीं पर भी S E के साथ आपको नहीं दिख रहा है। D F के साथ नहीं जा रहा तो कहीं पर भी D F के साथ नहीं जा रहा, यानी सारे के सारे बन सकते हैं सिवाय ऑप्शन सी के। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो कितना ईजी है, ना आपको कोई डायग्राम बनाना है ना कुछ आपको याद करना है, बस जितनी चीजें वो कह रहा है ना बस इतनी ही कर दो, आपका काम आसान हो गया, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको देखो 23rd सिमिलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, इफ एफ स्कूल इज सेलेक्टेड देन रेस्ट ऑफ द सिलेक्टेड स्कूल्स आर, यानी एफ को सिलेक्ट करना है। तो इफ एफ स्कूल इज सिलेक्टेड तो आप यहाँ पे एफ को लिख लो, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्योंकि 5 स्कूल्स का कॉम्बिनेशन सिलेक्ट होना है तो 5 स्कूल आ गए। अब आप अगेन एक एक करके ऑप्शन चेक करो, ठीक है। आर एंड टी एक साथ ही रहेंगे, तो अब देखो यहां पर आर एंड टी नहीं है, यहां पर आर है तो टी भी है, यहां आर एंड टी कोई नहीं है, यहां आर एंड टी कोई नहीं है, तो ठीक है, दैट्स फाइन। इसके बेसिस पे हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए। एफ एंड क्यू साथ में नहीं जा सकते, तो एफ एंड क्यू ना यहां पे साथ है ना यहां है, ये देखो यहां एफ एंड क्यू साथ में है ना, तो ये नहीं हो सकता, दिस इज गॉन। यहां पे भी एफ एंड क्यू नहीं है। देन अब क्या कह रहे, पी एंड जी जो हैं वो होंगे जहां भी एक साथ होंगे, तो P है तो G भी है, P है तो G भी है, P है तो G भी है, फाइन। तो हम इसके बेसिस पे भी कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए। S एंड E एक साथ नहीं जा सकते, S एंड D एक साथ नहीं जा सकते, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया। एंड देन D एंड F भी तो एक साथ नहीं जा सकते, D एंड F एक साथ नहीं जा सकते, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, कौन सा बचा जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए अब जब इसका आंसर देखोगे तो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी। Is it very difficult? No. The only difference is कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक कंप्लीट डायग्राम नहीं बनेगा, हर क्वेश्चन में आपको अलग से वर्क करना पड़ेगा, एंड आपको अलग से आंसर नहीं निकालना है, जो गिवन है उसी में से आपको एलिमिनेशन पे वर्क करना है, आंसर तो खुद ब खुद आ जाएगा वहां पर। ऑलराइट, आई होप इट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, उसको देखो। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, इसमें क्या कहा जा रहा है, जस्ट गो थ्रू इट। Once you go through it carefully, you will be able to do it. If 2 selected schools are primary, then the selected 5 schools are, देखो 2 selected. So now what the question says, in the next question it says if 2 selected schools are primary, then the selected 5 schools are, 2 selected schools are primary. तो आप देखो 2 primary आपको सब में दिख रहा है, देखो यहाँ P and S दिख रहा है, यहाँ पे P R and S, अब 3 है तो ऑलरेडी 2 उसके अंदर होंगे प्राइमरी स्कूल्स। यहाँ भी देखो आपको दिख रहा है Q and S, यहाँ भी P and Q, तो 2 प्राइमरी स्कूल्स तो हैं, बट अब असली मेहनत यहाँ करिए। R and T एक साथ होंगे, R and T एक साथ होंगे का मतलब या तो दोनों साथ ही होंगे, चेक कर लो। अब R है तो T भी होना चाहिए, यहाँ पर R and T कोई नहीं है, यहाँ पर R है बट साथ में T नहीं है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर R and T में से कोई नहीं है, यहाँ पे R and T में से कोई नहीं है, फाइन। इसके बेसिस पे हमने बी को एलिमिनेट किया। सेकंड, एफ एंड क्यू एक साथ नहीं हो सकते, एफ एंड क्यू यहां पर भी नहीं है बट यहां पर एफ एंड क्यू साथ में है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसके बेसिस पे भी एक को कर लिया। देन पी एंड जी जहां होंगे साथ होंगे, तो देखो पी है तो जी भी है, पी है तो जी भी है, इसके बेसिस पे हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए। नेक्स्ट, एस एंड ई साथ में नहीं हो सकते, तो एस एंड डी साथ में नहीं हो सकते, ये एलिमिनेट हो गया। एंड देखो डी एंड एफ भी साथ नहीं हो सकते, तो ये कुल मिलाकर ऐसा है जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो यही आंसर है। तो इसमें आपको करना ही है कि जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, जो अंत तक स्टैंड कर रहा है, जो अंत तक बचा हुआ है, वो आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है।
इस तरह से एक और कर लेते हैं, so that you get a clear cut picture about what should be the right approach towards these kind of questions. तब next को देख लो. So now that brings us to the next and the last question of today. If the three selected schools are secondary, then find the selected schools if one of the school is D. If one of the school is D, so first of all add D without any delay, and then let us see the entire combination. R and T जहां भी होंगे एक साथ होंगे, तो यहाँ पे R and T कोई नहीं है, यहाँ R है तो T भी है, यहाँ पर R है बट T नहीं है तो दिस इज गॉन, यहाँ तो R and T में से कोई नहीं है, सो इट्स फाइन. तो इसके बेसिस पे हमने एक को एलिमिनेट कर लिया. देन दूसरा, F and Q कैन नेवर बी टुगेदर. F and Q कैन नेवर बी टुगेदर, तो इसका मतलब अब कहीं पे भी F and Q टुगेदर हैं? नहीं है, कोई बात नहीं. P and G जहां होंगे साथ होंगे, तो P है तो G भी है, P है तो G भी है, बट यहाँ पर P and G साथ नहीं है गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, तो एलिमिनेटेड. S E के साथ नहीं हो सकता, तो S E के साथ नहीं हो सकता, एंड देन D and F साथ नहीं हो सकते. सो यहाँ पर तो है ही नहीं साथ में. कहाँ है D and F साथ में? ना S and E साथ में है, P और G दोनों साथ में है, F और Q साथ में नहीं है, R and T कोई नहीं है. तो बेसिकली ये एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी पॉइंट का वायलेशन नहीं कर रहा है, इसको मैं नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं. तो जो बच गया फाइनली जो स्टैंड कर रहा है वही आंसर है. सो देयरफॉर इट इज द राइट आंसर. ऑलराइट, आई होप इट इज वेरी क्लियर. तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आंसर ऑप्शन सी क्यों है. सो दिस इज हाउ वी प्रोसीड in these kind of questions. So my dear students, that brings us to the end of the session. Now for you, I request all of you to solve this particular question. It is a question of box based puzzle. आप इसको solve करोगे, इसका diagram बनाओगे, and then जो ये question पूछा गया इसका आंसर आप comment box पे करेंगे, and I promise to respond to all the comments put over there. So with these words, we come to an end of this session. I hope you all really enjoyed this session. Do your best. Thank you and take care.